हेलो स्टूडेंट, मैं यादवेंद्र यादव। हम लोग चैप्टर सेकंड पढ़ रहे थे सॉल्यूशन। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी क्या होती है, मीन्स विलेयता क्या होती है। तो स्टूडेंट, आपको पता है कि जब कोई हम लोगों का विलयन बनता है तो उसमें क्या होता है कि एक होता है हम लोगों का सॉल्यूट, दूसरा क्या होता है सॉल्वेंट, और हम लोगों का बन जाता है क्या सॉल्यूशन। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि कितना सॉल्यूट का पार्ट या सॉल्वेंट का पार्ट कितना किसी विलयन में मिला हुआ है, कितना सॉल्युबल है, कितना विलेय है, कितना घुला हुआ है, वही हम लोगों का क्या होता है सॉल्युबिलिटी होती है। तो सॉल्युबिलिटी स्टूडेंट पता है आपको, सॉल्युबिलिटी जो होती है एक हम लोगों की डायनेमिक प्रोसेस होती है। डायनेमिक प्रोसेस का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएं तो सॉल्यूशन बन गया, अब ये सॉल्यूशन बना रहेगा। इसको क्या है, ये सॉल्यूशन सॉल्वेंट और सॉल्यूट में फिर से टूट सकता है, फिर से आ सकता है। जैसे हम लोग, आपको पता है कि मान लेते हैं कि एक मॉलिक्यूल थे सॉल्यूट के और इसमें बी थे मॉलिक्यूल से सॉल्वेंट के, तो ये क्या हुआ, AB का फॉर्मेशन किया, AB का निर्माण किया। जो हम लोगों का AB है इसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब है कि ए आपस में क्या हुआ, मिल करके और AB का फॉर्मेशन कर लिया, निर्माण कर लिया। ये निर्माण कर लिया तो इसी को हम बोल रहे हैं क्या डिसोल्यूशन। या हम इसी को, जो आप लोग बोलते हो जो प्रोडक्ट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं डिसोल्यूशन बोलते हैं। अब इसी डिसोल्यूशन से क्या हो रहा है, जैसे हम इसको हीट प्रोवाइड करें, हीट जैसे प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, AB आपस, ये जो बॉन्ड बना हुआ है ये क्या होगा, टूटेगा। जब टूटेगा तो A के फॉर्म में भी आ सकता है, B के फॉर्म में आ सकता है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, क्रिस्टलाइजेशन कहलाएंगे। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो हम लोगों का सॉल्यूशन है वो कैसा प्रोसेस है, डायनेमिक प्रोसेस है। डायनेमिक प्रोसेस का मतलब है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, सॉल्यूशन तो बन सकता है लेकिन सॉल्यूशन फिर से सॉल्वेंट और सॉल्यूट में आ सकता है। तो जब कोई चीज़ सॉल्यूशन बना तो उस कंपाउंड को हम बोल रहे हैं क्या डिसोल्यूशन। जब AB फिर से जाकर के AA और BB पार्ट में क्या होता है, टूट जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं क्या है क्रिस्टलाइजेशन। यहाँ हम लोग सॉल्यूशन दो टाइप में यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। एक तो हम लोगों का होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन और दूसरा होता है हम लोगों का अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मीन्स हम बोल सकते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन का मतलब है कि जैसे हम लोग, आप देखते हो कि जब हम किसी भी चीज़ को रूम टेम्परेचर पे, जैसे हम लोगों का शुगर है, शुगर तो हम जैसे हम उसको वाटर मॉलिक्यूल में क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो क्या होता है रूम टेम्परेचर पे पूरी तरीके से घुल सकता है। यानी कि कहने का मतलब है कि संतृप्त विलयन वो विलयन कहलाता है जिसमें सॉल्यूट की मात्रा अधिक घोली ना जा सके, उसको हम बोलते हैं कैसा विलयन है, संतृप्त विलयन। मीन्स विलेय की मात्रा अधिक घोली ना जा सके, मीन्स निश्चित ताप एवं दाब पर विलेय को अधिक मात्रा में घोला ना जा सके तो हम बोलेंगे कैसा विलयन है, संतृप्त विलयन है। और इसमें असंतृप्त विलयन, जिसमें निश्चित ताप एवं दाब पर विलेय को अधिक मात्रा में घोला जा सके, उसको हम बोलेंगे कैसा विलयन है, असंतृप्त विलयन है। तो इस तरीके से हम लोगों की क्या होती है, सॉल्युबिलिटी होती है। सॉल्युबिलिटी
दो चीज़ों पर अक्सर डिपेंड करती है स्टूडेंट, आपको पता है सॉल्युबिलिटी हम लोगों को ताप एवं दाब पर इफेक्ट हो सकता है। जैसे एग्जांपल्स दें, ताप बढ़ाने पर क्या हो सकता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ भी सकती है, और ताप बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या हो सकती है, घट भी सकती है। जैसे आपको पता है, अभी हमने बताया कि जैसे हम लोगों का शुगर है, शुगर को हम वाटर के साथ जब हम इसको घोलते हैं रूम टेम्परेचर पर, तो जो हम लोगों का शुगर है पूरी तरीके से घुल नहीं पाती। क्या करते हैं, थोड़ा सा हम इसको हीट कर देते हैं तो शुगर क्या होती है, और घुलना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब है यहाँ क्या हुआ, टेम्परेचर दिया गया तो सॉल्युबिलिटी क्या हो चुकी, बढ़ चुकी, मीन्स जो विलेय था वो क्या हुआ, और घुलना शुरू हुआ। इसका मतलब है ताप देने पर सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। और चीज़ है, ताप देने पर सॉल्युबिलिटी घट भी सकती है। एग्जांपल जैसे यदि हम बोलें आपका H2O मॉलिक्यूल है, जैसे हम इसमें टेम्परेचर देंगे तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन आउट हो जाएगी। ऑक्सीजन आउट होने का मतलब है कि दो प्रोसेस चलते हैं अभिक्रिया में, एक तो होता है एक्सोथर्मिक, दूसरा होता है एंडोथर्मिक। जहाँ हीट इन्वॉल्व होती है, हीट रिलीज होती है, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ सॉल्युबिलिटी क्या होती है आपकी, घट जाएगी। जहाँ हीट आपकी निकलती है, जैसे यदि हम बोलें कि आपका मेथेन है, मेथेन को यदि मैं हीट करूं, जलाऊं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O में टूट जाएगा। H2O में टूट जाएगा। तो क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भी हो रहा है, हाइड्रोजन भी हो रहा है, यहाँ हीट क्या हो रही है, निकल रही है, हीट निकल रही है। तो इसका मतलब है यहाँ क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है तो वहाँ क्या होगी, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घट जाएगी। और यहाँ आपने देखा अभी कि जैसे मैं शुगर में क्या हुआ, जैसे मैंने टेम्परेचर को दिया, हीट जा रही है। इसका मतलब है यहाँ कैसा प्रोसेस चल रहा है, एंडोथर्मिक प्रोसेस चल रहा है। एंडोथर्मिक प्रोसेस चल रहा है तो इसका मतलब है कि सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो याद रखना स्टूडेंट कि जहाँ एक्सोथर्मिक होता है, जहाँ हीट इन्वॉल्व होती है, वहाँ सॉल्युबिलिटी क्या होती है आपकी, घट जाती है। जहाँ हीट क्या होती है, एक्सेप्ट की जाती है, मीन्स ली जाती है, तो वहाँ क्या होगा, सॉल्युबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। तो वहाँ प्रोसेस घटने के लिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस चलेगा, और सॉल्युबिलिटी जहाँ बढ़ेगी वहाँ कौन सा प्रोसेस होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो इस तरीके से टेम्परेचर देने पर भी क्या होता है, सॉल्युबिलिटी पर इफेक्ट आता है। दाब देने पर क्या होता है, सॉल्युबिलिटी पर भी इफेक्ट आता है, मीन्स सॉल्युबिलिटी क्या हो सकती है, बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो आपको पता है कि जो हम लोगों का सॉलिड है, जो हम लोगों का लिक्विड है, उस पर दाब का कोई इफेक्ट पड़ता नहीं, क्योंकि क्या होते हैं, सॉलिड क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। वाटर भी क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। किसी चीज़ को कंप्रेसर किया जाए, दबाया जाए, जैसे ये सॉलिड है, इसको यदि हम दबाएं तो दब नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि सॉलिड पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वाटर क्या होता है, जैसे आप किसी बॉटल में क्या करो, पानी भर लो, पानी भरने के बाद उसके बॉटल को बंद कर लो और उसको कंप्रेस करो, तो क्या वो कंप्रेस होगा, नहीं होगा। तो इस वजह से क्या होता है, याद रखना स्टूडेंट कि सॉलिड और लिक्विड में दाब का कोई इफेक्ट पड़ता नहीं। तो सॉल्युबिलिटी किस में हो सकती है, सिर्फ गैस में हो सकती है। जैसे आपको पता है कि जो हम लोगों का कोल्ड ड्रिंक होता है, तो कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है कि CO2 डिसॉल्व हुई होती है, उसको क्या किया जाता है, हाई प्रेशर से सॉफ्ट वाटर में डाला जाता है, तो CO2 क्या होता है, ड्रिंक में डिसॉल्व हो जाती है, मीन्स सॉल्युबिलिटी होती है। तो इस तरीके से दाब देने पर भी क्या होता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ भी सकती है।
तो स्टूडेंट देखा जाए कि जो गैस और द्रव में विलेयता क्या है, तो हम लोगों का सॉल्युबिलिटी में ही देख लें गैस तथा द्रव में विलेयता। गैस इन लिक्विड सॉल्युबिलिटी। सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, हम लोगों का बन क्या रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है। सॉल्यूट इसमें क्या है, गैस है। सॉल्वेंट क्या है, आपका लिक्विड है। क्या बन रहा है हम लोगों का, लिक्विड का सॉल्यूशन बन रहा है, लिक्विड सॉल्यूशन। लेकिन इस सॉल्यूशन में क्या डिसॉल्व है, गैस। एग्जांपल्स दे, जैसे CO2 है प्लस सॉफ्ट ड्रिंक है आपकी, इसको क्या किया जाता है, हाई प्रेशर से CO2 क्या होती है, इसमें डिसॉल्व हो जाती है, तो हम लोगों का लिक्विड का सॉल्यूशन बन जाता है, लिक्विड का सॉल्यूशन होता है। तो जैसे खुद देखो, एक हम लोगों का कंटेनर है, इस कंटेनर में कुछ लिक्विड है, ये लिक्विड है हम मान लेते हैं, डालें, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, CO2 डिसॉल्व कर रहे हैं। मान लेते हैं ये लिक्विड हम लोगों का सॉफ्ट वाटर है, सॉफ्ट वाटर। इसमें क्या कर रहे हैं, CO2 डिसॉल्व कर रहे हैं, और इसके ऊपर हमने क्या किया, एक कंप्रेसर लगा दिया। जैसे कंप्रेसर लगाया, ये CO2 के जो हम लोगों के मॉलिक्यूल हैं वो क्या करेंगे, यहाँ भी आएंगे, यहाँ भी आएंगे, यहाँ भी आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि गैस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, रैंडम पोजीशन पर होते हैं। जब रैंडम पोजीशन पे होते हैं तो ये क्या करेंगे, लिक्विड वाले भी पार्ट में आएंगे और ऊपर भी पार्ट में क्या करेंगे, मूवमेंट करते रहेंगे। लेकिन क्या होगा कि एक निश्चित ताप एवं दाब पर एक समय ऐसा आएगा कि इस लिक्विड वाले सरफेस पर क्या होगा कि ये जो है हम लोगों के गैस के मॉलिक्यूल इस सरफेस पर क्या कर रहा होगा, अपना दाब डाल रहा होगा। इस दाब को हम बोलते हैं, कौन सा दाब है, पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर है, जिसको हम P से डिफाइन करते हैं। मीन्स हम लोगों का आंशिक दाब है, आंशिक दाब है। जो हम लोगों का टोटल दाब होता है स्टूडेंट, टोटल प्रेशर जो होता है, यानी कि ये मॉलिक्यूल ना रहे, ये कुल मिलाकर के जो गैस के मॉलिक्यूल हैं इस कंटेनर के दीवार पर क्या करें, वो पूरी तरीके से अपना प्रेशर लगाएं, तो उसको हम बोलते हैं क्या, टोटल प्रेशर, या इसी को हम बोलते हैं ओरिजिनल प्रेशर, या हम इसी को P0 से डिफाइन करते हैं। और जो हम लोगों का पार्शियल प्रेशर है वो क्या है, P है। तो जो इस लिक्विड के सरफेस पर अपना प्रेशर डाल रहा है उसको हम बोल रहे हैं, कौन सा प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर है। तो एक वैज्ञानिक थे हेनरी, उन्होंने अपना एक लॉ दिया, हेनरी लॉ। उन्होंने कहा कि किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर उस गैस के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि किसी भी गैस का मोल फ्रैक्शन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। मीन्स पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, यानी किसी गैस का आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती होता है।
इसको किसने कहा? हेनरी ने कहा कि जैसे जैसे हम किसी गैस का मोल फ्रैक्शन मीन्स मोल प्रभाज बढ़ेगा और तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। तो यही हेनरी ने कहा कि किसी मीन्स पार्शियल प्रेशर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? मोल फ्रैक्शन के, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। तो ये हम लोगों का किसका लॉ है? हेनरी लॉ है। जैसे हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे P इज इक्वल टू हम यहाँ क्या रख देंगे? KHX, जहाँ क्या KH क्या है आपका? KH आपका है हेनरी कांस्टेंट है, हेनरी कांस्टेंट। याद रखना स्टूडेंट, जो हम लोगों का KH है, KH हर गैस के लिए क्या होता है? अलग अलग होता है। तो ये भी याद रखना कि जैसे किसी गैस का KH का मान अधिक है तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम होगी। किसी भी गैस का KH का मान अधिक है तो उसकी क्या होगी? सॉल्युबिलिटी कम होगी। और किसी गैस का KH का मान क्या है? कम है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? अधिक हो जाएगी। तो याद रखना स्टूडेंट, आपके NCERT बुक में सभी गैसों का KH का मान दिया गया है। जैसे जैसे क्या हो रहा है? किसी KH का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है? बढ़ती है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम लोगों का KH का मान बढ़ेगा, इसका मतलब है कि उस गैस जो गैस हम लोगों के लिक्विड में घुल रही है उसका नंबर्स ऑफ मोल क्या है? कम है। कम है तो इसका मतलब है KH का मान क्या है? अधिक है। जब गैस कम होगी तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? आपकी कम हो जाएगी। तो इसीलिए हम कहें कि किसी भी गैस का KH का मान क्या होगा? यदि बढ़ेगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। और किसी गैस का KH का मान क्या होगा? घटेगा, तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो आपके NCERT में पूरा चार्ट स्टूडेंट दिया गया है। हम अगली क्लास में मोलैरिटी और आपके हेनरी लॉ पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। फिर से आगे हम देखेंगे गैस का सॉल्यूशन, गैस की सॉल्युबिलिटी कैसे होती है, उसमें हम लोग राउल्ट लॉ को पढ़ेंगे। थैंक यू।